हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। चलिए अब इससे आगे बढ़ता हूँ। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने पर प्रायः क्या शब्द पहले आता है? चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं इसको। आर यू प्लेइंग हियर? अब इसमें क्या कहा है? सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, से हेल्पिंग वर्ब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य का हिंदी अनुवाद करने पर प्रायः क्या शब्द पहले आता है? अगर प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो क्या शब्द पहले आएगा जब उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे हम? अब देखिए यहाँ इज, आर इज, इससे प्रारंभ हो रहा है वाक्य, तो इसलिए अगर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले वाक्य में क्या शब्द आएगा? सभी वाक्यों में अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है वाक्य तब। और ये प्रश्नवाचक वाक्य है और इसके अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगेगा, इसी से पता चलेगा ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आर यू प्लेइंग हियर, इसका हिंदी हुआ क्या तुम यहाँ खेल रहे हो? इज ही ए गुड मैन, क्या वह एक अच्छा आदमी है? तो इसका यही अर्थ हुआ, सहायक क्रिया से अगर प्रारंभ हो रहा है वाक्य तो क्या शब्द पहले आएगा, ये समझ लिया। फिर इम्परेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों का कर्ता यू छिपा रहता है, उसमें यू लगाने की ज़रूरत नहीं, यू पहले से छिपा रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? जब हम किसी को आदेश दे रहे हो या किसी से विनय मतलब विनय निवेदन कर रहे हैं, या किसी को सुझाव दे रहे हैं, कुछ उसको बता रहे हैं हम, या प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो हम उसी को इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ, हियर मतलब यहाँ, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अब हम यहाँ तो किसी को हम निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ बैठ जाइए, या किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि यहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, तो ये हो गया, इसे इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। प्लीज़ गिव मी ए पेन, प्लीज़ मतलब कृपया, गिव मी ए पेन मुझे एक पेन दीजिए, मी मतलब मुझे, ए पेन मतलब एक पेन, गिव मतलब देना। प्लीज़ कृपया मुझे एक पेन दीजिए, हम किसी से निवेदन कर रहे हैं, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। वर्क केयरफुली मतलब वर्क मतलब काम करना, केयरफुली मतलब सावधानी से काम करो। हम किसी को सुझाव दे रहे हैं, जैसे हम किसी को सुझाव देना मतलब किसी को सलाह देना, हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि काम सावधानी से करना नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो जब किसी वाक्य में ऐसा पता चले कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं या किसी से निवेदन कर रहे हैं या किसी को सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो हम किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं, तो उस वाक्य को हम हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावनाएं या उद्गार प्रकट होते हैं उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब इसको भी समझते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे कहते हैं। अलास, ही इज डेड, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि अलास मतलब अफसोस, ही इज डेड वह मर गया है, इसका हिंदी अर्थ है अफसोस वह मर गया है। तो ये आप हृदय की भावनाएं ही तो बता रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं अपने कि अला अफसोस वह मर गया। नॉनसेंस मतलब बकवास। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, तो आप अपने ही मन की ही तो बात बता रहे हैं, वाह क्या विचार है। इन वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में या मध्य में विस्मय सूचक चिन्ह, इसे इंग्लिश में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी कहते हैं, लगा होगा। जैसे देखिए वाक्य के बीच में लगा है ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ये वाक्य के अंत में लगा है, यहाँ भी वाक्य के अंत में लगा है, तो हम इसी से पहचान करेंगे कि अगर ये चिन्ह लगा है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का, तो समझ लीजिए वो वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। और इसमें देखिए लिखा है सिट डाउन हियर, प्लीज़ गिव मी ए पेन वर्कफुली, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट लेकिन है नहीं, लेकिन इसमें छिपा है यू, इसमें सब्जेक्ट रहता है, तो हम किसी से कहेंगे ही तो, जैसे वर्क केयरफुली, तुम यू वर्क केयरफुली, तुम सावधानी से काम करो। सिट डाउन हियर, अब किसको कह रहे हैं हम? किसी को कहेंगे, तुम ही को तो कहेंगे, अपने आप को तो कहेंगे नहीं, आई सिट हियर, आई सिट डाउन हियर। अब हम किसी को कह रहे हैं तो हम मान के चलते हैं हम तुमको कह रहे हैं, तो यू मतलब तुम्हें, तो यू हमेशा छिपा रहता है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो जब सब्जेक्ट नहीं है प्लीज़ गिव मी सिट डाउन हियर, तो इससे अगर सब्जेक्ट छिपा है तब हम इससे जान पाएंगे कि इसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर यू दिया होता यू सिट हियर,
तो ये सब्जेक्ट पता चल जाता, तो वो हो जाता असर्टिव सेंटेंस। उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगर सब्जेक्ट दिया है और सब्जेक्ट छिपा है तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब एक लगा होगा, एक एक दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। अब देखिए, बिना क्रिया, इसमें काम कोई हो नहीं रहा, हम नॉनसेंस अपनी भावनाएं तो बता रहे हैं, बकवास कहीं के तुम बकवास हो, तो हम अपनी भावनाएं तो बता रहे हैं, इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा है। तो देखिए, बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। क्रिया मतलब वर्ब, बिना वर्ब के भी काम हो जाता है। एक शब्द से एक शब्द भी वाक्य बन जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। दो शब्द भी बन जाता है। अब देखिए, व्हाट एन आइडिया, दो शब्द हो गया, तीन शब्द से भी बन सकता है। बिना क्रिया वर्ब के भी वाक्य बन जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नोट, आइए आगे बढ़ते हैं। नोट, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। अब हम जैसे कोई वाक्य है अफर्मेटिव में है तो हम उसे निगेटिव कैसे बनाएंगे, हम ये समझेंगे उदाहरण द्वारा। देखिए, जैसे लिखा है एग्जाम्पल, राम इज ए टीचर, राम एक अध्यापक है। हम इसको निगेटिव में कैसे बोलेंगे कि राम एक अध्यापक नहीं है, तो ये हिंदी में हो गया। लेकिन जब इंग्लिश में इसे बनाना हो तो इज के बाद हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद, अब देखिए इसमें लिंकिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसमें बाद में उस सहाय वो मेन वर्ब नहीं दिया है, कोई काम नहीं हो रहा है इसमें। और फिर इसमें देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, अब इसमें देखिए काम हो रहा है, गोइंग मतलब जाने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। इज हेल्प की, ये गोइंग की सहायता कर रहा है, इसलिए हम इसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और ये मेन वर्ब हो गया। अब इसमें मेन वर्ब कोई है नहीं, कोई काम हो नहीं रहा, इसलिए इज यहाँ लिंकिंग वर्ब हो गया। तो हम अगर कोई भी वाक्य है अफर्मेटिव है, उसे हम निगेटिव में बनाने के लिए हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देते हैं। लिंकिंग वर्ब और यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो अगर वो अपने हिसाब से रहेगा वाक्य में, अगर वर्ब दिया है तो वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, नहीं दिया है तो लिंकिंग वर्ब हो गया। तो इज, एम, आर, वाज, वर, इसी के बाद हम नॉट लगाते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा ये, राम इज नॉट ए टीचर हो जाएगा, नॉट ए टीचर। अब ये निगेटिव में हो गया। अब इसको भी ऐसे बनाना है निगेटिव, तो जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, तो इसका हिंदी में अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो वह बाजार नहीं जा रहा है, तो वो उसका इंग्लिश ऐसे बनेगा, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। हमेशा लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं। एक तरीका तो ये हो गया निगेटिव बनाने के लिए। अब चलिए हम दूसरा तरीका भी सीखते हैं कि और कैसे हम निगेटिव किसी वाक्य को बना सकते हैं। तो कुछ अन्य निगेटिव वर्ड होते हैं, निगेटिव अपने आप में वो निगेटिव वर्ड, जैसे नॉट भी एक निगेटिव हो गया, नॉट मतलब नहीं, वो भी निगेटिव वर्ड हो गया। अब कुछ ऐसे कुछ और भी निगेटिव वर्ड होते हैं का प्रयोग करके निगेटिव वाक्य बनाना। कभी कभी निगेटिव वाक्य बनाने के लिए वर्ब में नॉट नहीं लगाया जाता है। कभी कभी वर्ब में अभी हमने आप लोग को बताया कि देखिए ये वर्ब ही तो है, इसे हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, तो ये भी तो वर्ब ही है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन देखिए कभी कभी नॉट नहीं लगाया जाता है, किसी किसी वाक्य में नॉट नहीं लगाया जाता है, बिना नॉट के बनाया जाता है, तो वो हम समझेंगे कैसे। तो वाक्य में किसी शब्द को बदल कर नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है। अब उसी वाक्य में किसी शब्द को हम बदल के बना देंगे। अभी तक देखिए हम नॉट अपने आप हम जोड़ देते हैं, लेकिन जो वाक्य में किसी शब्द को हम बदल के हम निगेटिव उसका बनाएंगे, हम वो भी सीखते हैं हम कैसे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सम के स्थान पर हम एनी कर देंगे या तो नो कर देंगे, वो वाक्य निगेटिव बन जाएगा। अब अभी आप ये बता दे रहे हैं, अभी हम उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। फिर समथिंग को एनीथिंग या नथिंग में बदल देंगे, तब वो समथिंग पॉजिटिव हो गया, एनीथिंग या नथिंग निगेटिव शब्द हो गया। इसे समवन पॉजिटिव हो गया, एनीवन या नो वन ये निगेटिव हो गया। अब समवेयर पॉजिटिव हो गया, एनीवेयर या नाउवेयर ये निगेटिव शब्द हो गया। ऐसे ऑलवेज मतलब सदैव, और सदैव ये पॉजिटिव हो गया, और नेवर मतलब कभी नहीं ये निगेटिव हो गया। ये ईदर आर नीदर नार ये भी अभी हम बता रहे हैं, ईदर आर और ईदर आर पॉजिटिव हो गया, और नीदर नार उसी के जगह निगेटिव शब्द हो गया। जब पॉजिटिव सेंस में बात करेगा तो हम ईदर आर रखेंगे, और निगेटिव सेंस में बात करेगा तो हम नीदर नार रखेंगे। अब आप लोग ये भी नहीं समझ पा रहे नीदर नार ये सब क्या होता है, अब ये वो भी बहुत अच्छे से बताएंगे तब आप लोग को अच्छे से समझ आएगा क्या प्रयोग करके निगेटिव बनाते हैं। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाएगा और कहेगा हमें निगेटिव बनाओ, तो हम उसमें नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो हम उसके जगह नीदर नॉर लगाएंगे। अभी हम बताएंगे आप लोगों को कहाँ नॉट लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, वो सब अच्छे से बताएंगे। अब चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण, ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू।
अब ही हैज़ नॉट न्यूज भी बन सकता है। अब लेकिन देखिए, अब एक और तरीका है इसको निगेटिव बनाने के लिए। तो जैसे अब देखिए, कुछ शब्द को हम बदल के भी निगेटिव बना सकते हैं। जैसे ही हैज़ सम न्यूज फॉर यू, तो सम के जगह पे अभी हमने क्या बताया, ये ऊपर देखिए, अभी हमने बताया कि सम के स्थान पर एनी या नो रख देंगे तो वो भी वाक्य निगेटिव बन जाएगा। अब उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब ही हैज़ सम न्यूज फॉर यू, अब इसको देखिए, इसमें नॉट लगा कर भी नहीं बना सकते हैं। नॉट लगा के अगर बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ शब्द बदल के हमको निगेटिव बनाएंगे। अब वही देखते हैं कैसे। देखिए, ही हैज़ नॉट, इसमें अगर देखिए, अगर एनी लगाना है, अगर एनी लगा के हम निगेटिव बनाते हैं तो नॉट ज़रूर लगेगा। ये आप याद रखिए कि अगर एनी से हम बनाएंगे निगेटिव तो नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अगर नो से बनाएंगे तो नॉट नहीं लगेगा। पहले देख लेते हैं, हम पहले एनी से बनाएंगे तो ही हैज़ नॉट लगाएंगे ज़रूर। अगर एनी से बना रहे हैं तो ही हैज़ नॉट, नॉट फिर सम के जगह पे एनी कर देंगे। हम कुछ शब्द बदल के ही बनाएंगे तो सम के जगह पे एनी कर देंगे, फिर आगे का पूरा वैसे जोड़ देंगे। फिर न्यूज हो गया, फॉर यू, ये हो गया। अब हम हमें यही समझना है कि यही जो बदला। अगर हम एनी लगा रहे हैं तो नॉट जरूर लगाएंगे। ये हैज़ नॉट, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज़ नॉट एनी न्यूज फॉर यू। अब देखिए, इसमें अगर एनी लगा है तो नॉट जरूर लगाएंगे, एनी लगा है तो नॉट जरूर लगेगा। और अगर एनी नहीं लगाते हैं, हम यहाँ एनी की जगह हम नो लगाते हैं तो नॉट नहीं लगेगा। अब दूसरा तरीका देखिए इसको और निगेटिव कैसे बना सकते हैं। देखिए, ही हो गया, पहले ही हो गया, फिर हैज हो गया, फिर सम के जगह पर हम नो कर देंगे। एनी भी लगा सकते हैं या नो लगा सकते हैं अगर वाक्य को हमें निगेटिव बनाना है। जैसे इसका हिंदी अर्थ हुआ, ही हैज़ सम न्यूज फॉर यू, उसके पास, ही है जो उसके पास सम मतलब कुछ, न्यूज मतलब न्यूज हो गया समाचार, उसके पास कुछ समाचार है, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, उसके पास कुछ समाचार है तुम्हारे लिए। अब इसको निगेटिव बनाएंगे कैसे, उसके पास कोई समाचार नहीं है तुम्हारे लिए, ये निगेटिव हो गया। लेकिन हम हिंदी में बोले हैं ना, उसके पास कोई समाचार नहीं है आपके लिए। लेकिन हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में हम वही बता रहे हैं कि अगर देखिए वाक्य में इसको सम के जगह पे हम कुछ शब्द बदल के, वाक्य में कुछ शब्द बदल के हम निगेटिव बनाएंगे। अब इसमें सम को बदलेंगे तो सम को हम दो तरीके से बदल सकते हैं, एनी भी बदल सकते हैं, नो में भी बदल सकते हैं, दोनों शब्द में बदल सकते हैं। लेकिन अगर एनी लगाएंगे तो नॉट जरूर लगेगा। देखिए, एनी लगा दिए हैं तो नॉट जरूर लगेगा, अगर एनी नहीं लगा, हम नो लगा के अगर कर रहे हैं तो उसमें नॉट नहीं लगेगा। देखिए, जैसे ही हो गया, हैज हो गया, हैज यहाँ हो गया, अब फिर सम के जगह पे हम नो कर देंगे, सम के जगह पे नो हो गया, फिर न्यूज हो गया, फिर फॉर यू ये हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि अगर एनी अगर सम को हम एनी में बदलेंगे तो नॉट लगेगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, हैज नॉट, हम ये हैज नॉट ऐसे लिखेंगे ये फुल फॉर्म में, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे इसको हम। अब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये फुल फॉर्म हो गया। तो एक तरीका ये हो गया निगेटिव बनाने का, और एक तरीका ये हो गया। हम क्या सीख रहे हैं, हम निगेटिव बनाना सीख रहे हैं। तो एक तो डायरेक्ट नॉट लगा के निगेटिव बना सकते हैं, और दूसरा हम कुछ वाक्य में कुछ शब्द बदल के हम दो तरीके से निगेटिव बना सकते हैं किसी वाक्य को। तो लेकिन हम ये नी नो इसका प्रयोग क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि कोई कोई वाक्य ऐसा होता है जिसमें हम नॉट लगाने से वो वाक्य गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम नॉट लगा दें, ही हैज़ नॉट सम न्यूज फॉर यू, तो गलत नहीं होगा, लेकिन तब भी वो अच्छे से वाक्य का हिंदी नहीं देगा। लेकिन हम अगर उसी की जगह हम एनी नो लगा देते हैं तो वाक्य अच्छा लगने लगेगा, या अच्छे तरीके से हिंदी इसका बन सकता है। इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी एनी नो की। तो अब एनी नो दो वर्ड हो गया, किसी किसी में एक ही वर्ड होता है तो उसको भी हम बताएंगे। जैसे ऑलवेज, इसका एक ही निगेटिव वर्ड है नेवर, और इसका सम का दो निगेटिव वर्ड है, तो दो तरीके से बन गया। अगर एक ही होगा तो हम एक ही तरीके से बनाएंगे। चलिए, अब ये समझ गए हैं, अब अगला देखते हैं। योर फादर टोल्ड मी समथिंग। अब इसमें योर फादर, अब इसमें नॉट नहीं लगेगा, टोल्ड नॉट मी समथिंग, तो नॉट गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसमें कुछ शब्द बदल के हम बनाएंगे इसका निगेटिव। तो समथिंग को हम क्या बदलेंगे, समथिंग को हम एनीथिंग में भी बदल सकते हैं, नथिंग में भी बदल सकते हैं। दो शब्दों में बदल के हम इसको निगेटिव बना सकते हैं। लेकिन हमने बताया कि एनी लगाएंगे तो हम नॉट जरूर लगाएंगे। अब देखिए समथिंग, अब इसमें देख ली योर, अब फादर, अब टोल्ड मी, अब इसको आप समझ नहीं पाएंगे, ये टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड। अब लेकिन यहाँ कैसे यूज हुआ है, ये पास्ट टेंस का ये अब आप लोग टेंस भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको आप रहने दीजिए, फिर बाद में समझाएंगे, जब टेंस पढ़ाएंगे तब हम इसको समझाएंगे। अभी आप ये ऐसे समझ लीजिए कि ये डिड लग जाता है, अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड से, अगर डिड लगा के हम इसको निगेटिव बनाएंगे। अब देखिए नॉट, ये एन और पास्ट्रॉफी और टी, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, हम इसको ऐसे फुल फॉर्म में डिड नॉट लिखेंगे, डिड और फिर नॉट। अब ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए। अब देखिए एनीथिंग आया तो हम नॉट जरूर लगाए हैं।
अभी आप ना समझिए कि डिड क्यों आया है, ये हम टेंस में आपको बताएंगे कि यहाँ डिड क्यों आया है। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो अगर हम उसे निगेटिव बनाते हैं तो डिड जरूर आता है, डिड आएगा सहायक क्रिया। लेकिन अभी हमने इसको बताया नहीं, अभी हम आपको वाक्य पढ़ा रहे हैं सिर्फ कि वाक्य कैसे कितने प्रकार के होते हैं, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य है, और फिर हम आपको बता रहे हैं कि निगेटिव कैसे बनाएंगे। हम जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे, जो टॉपिक पढ़ाएंगे, हम सिर्फ वही उसी के बारे में बताएंगे, और उसके बाद अब और बाकी चीज़ बाद में बताएंगे, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब बताएंगे। अब ये हो गया, देखिए एनीथिंग में हम बदले, दो शब्दों में बदल सकते हैं निगेटिव बनाने के लिए, एक एनीथिंग एक नथिंग में। तो हम एनीथिंग में बदले, तो एनीथिंग में नॉट जरूर लगेगा, देखिए नॉट लग गया। अब इसको हम आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं या डिडेंट भी, इसको डिडेंट पढ़ेंगे तो आप दोनों लिख सकते हैं। तो देखिए एनीथिंग, एनी आया तो नॉट जरूर लगा। अब देखिए एक शब्द में बदल दिए, अब दूसरा देखिए नथिंग में कैसे बदलेंगे। तो योर फादर हो गया, अब टोल्ड हो गया, यहाँ भी टोल्ड हो गया, मी हो गया, मी हो गया। अब समथिंग को नथिंग में बदल दिए, समथिंग को नथिंग में बदल दिए। अब देखिए, अब इन नथिंग में बदले तो यहाँ देखिए नॉट नहीं आया। तो योर फादर टोल्ड मी समथिंग की जगह नथिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब ये यहाँ निगेटिव सेंटेंस हो गया, नथिंग आ गया। तो अब फिर आगे समझते हैं दूसरा एग्जांपल, आई सा समवन टॉकिंग विथ यू। अब देखिए समवन को किस में बदलेंगे, एनीवन में या नो वन में, दो शब्दों में बदल के हम निगेटिव बना सकते हैं, या तो एनीवन बदलेंगे या तो नो वन में बदलेंगे, दोनों में नहीं बदल सकते, दोनों नहीं लिख सकते, एक ही लिख सकते हैं बस। अब देखिए आयसा हो गया, समवन की जगह हम पहले नो वन में बदलेंगे, तो नो वन हो गया। अब नो वन रहेगा तो नॉट नहीं लगेगा, एनी होता तब नॉट लगता, अब नो वन है तब यहाँ नो वन कर दिए। फिर टॉकिंग हो गया, फिर विद हो गया, फिर यू हो गया। अब देखिए यहाँ सी का सेकेंड फॉर्म है, सी सा सीन। अब सी का ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट की बात कर रहा है कि आई सा समवन, मैंने देखा समवन किसी को, टॉकिंग विथ यू, तुमसे बात करते हुए। इसका हिंदी अर्थ यही हुआ कि मैंने तुम्हें देखा था किसी से बात करते हुए। तो ये पास्ट की बात कर रहा है कि मैंने तुम्हें देखा था कभी, अभी अभी नहीं देखा है, मैंने पहले कभी देखा था। तो वो पास्ट की बात कर रहा है, जो बीत गया, मैंने तुम्हें देखा था एक दिन बात करते हो। तो इसलिए पास्ट दिखाने के लिए ही हम सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अब सेकेंड फॉर्म दिया है वर्ब का, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। अगर नॉट लगाना है, अभी हमने आपको बताया कि देखिए इज के बाद लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो जरूर हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जरूर होना चाहिए वाक्य में। तो इसलिए हम इसे सेकेंड फॉर्म को बदलने के लिए, निगेटिव बदलने के लिए डिड जरूर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगा। ये डिड, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद देखिए हमने समवन को किस में बदला, एनी वन में। एनी में जब हमने बताया आपको, जब जब एनी वन में बदला जाएगा तो नॉट जरूर लगेगा। और नॉट कब लगेगा, जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो अब हेल्पिंग वर्ब, इसी के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ कि सा सेकेंड फॉर्म है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। तो डिड प्लस नॉट हो गया प्लस सी हो गया, सी तो वही हो गया, सी इसका फर्स्ट फॉर्म अब आ जाएगा। अब सा नहीं लिखेंगे हम, ये तो सेकंड फॉर्म हो गया। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो हम इसे सेकंड फॉर्म नहीं, हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब फिर देखिए एनी वन में, नो वन में तो बदल के देख लिया एक बार, अब एनी वन में बदले तो फिर नॉट भी यूज हो गया, ये भी आ गया। फिर टॉकिंग विथ यू वैसे उतर गया। चलिए अब अगले उदाहरण से समझते हैं। देखिए अब इसमें ईदर अभी, आर रवि, आर रिच। अब देखिए ईदर आर आ गया। अब हम जो वाक्य में जो शब्द आएगा हम उसमें सबके बारे में डिटेल में बताएंगे। देखिए ईदर आर का प्रयोग कहाँ होता है, जब दो में से किसी एक की बात की जा रही हो तब वहाँ हम ईदर आर लगाएंगे। देखिए ईदर अभी या तो अभी आर रवि, अथवा आर मतलब अथवा रवि, या तो अभी या तो रवि, आर मतलब है, रिच मतलब अमीर, या तो अभी अमीर है या तो रवि अमीर है। दो में से एक की बात कर रहा है, इसलिए ईदर आर का प्रयोग होता हुआ है। और अगर यहाँ या तो अभी और अभी दोनों नहीं रिच हैं, तो जब दोनों नहीं है तो जब देखिए एक की बात कर रहा है तो ईदर आ रहा है। अब यहाँ बात करता है, देखिए इसमें एक ही की बात किया, कैसे, या तो अभी या तो रवि, दोनों में से एक ही रिच हैं। अब देखिए अब यह कहे, दूसरा वाक्य अगर कहता है कि दोनों नहीं रिच हैं, तो हम यहाँ नीदर लगाते हैं, नीदर अभी नॉर रवि, ना तो अभी ना तो रवि, आर रिच, आर मतलब है, रिच मतलब अमीर, दोनों अमीर नहीं है। अब इसको समझते हैं, इसका निगेटिव कैसे बनेगा। तो हमने आपको बता दिया कि दो में से एक की बात कर रहा है, या तो अभी या तो रवि अमीर हैं। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए ईदर आर की जगह हम नीदर नार कर देंगे। जैसे नीदर अभी नॉर रवि आर रिच, मतलब ना तो अभी अमीर हैं ना तो रवि अमीर हैं। इसमें ईदर आर अगर आए, ईदर और आर दोनों साथ में ही आएगा, ये ईदर आर और नीदर नार दोनों साथ में ही आएंगे। तो इसको निगेटिव बनाने के लिए कहेगा तो बस आपको सिर्फ ईदर आर को नीदर नार में बदल देना है, बस वो निगेटिव बन जाएगा वाक्य। देखिए इधर आर नीदर आर हमने कर दिया, तो ये वाक्य निगेटिव बन गया। अब अगला,
योर सन ऑलवेज एब्यूजेज अदर। अब देखिए ऑलवेज भी आ गया। देखिए ऑलवेज को सिर्फ एक ही शब्द से बदल सकते हैं, हम निगेटिव बना सकते हैं। अभी तक था एनी वन या नो वन, दो दो शब्द था, एनी या नो, अब एक ही शब्द से हम बदल सकते हैं। तो इसको भी देखते हैं। तो योर सन ऑलवेज एब्यूजेज अदर, मतलब योर सन मतलब तुम्हारा लड़का, ऑलवेज मतलब सदैव, एब्यूजेज मतलब गाली देना, अदर्स मतलब दूसरों को। तुम्हारा लड़का हमेशा सदैव दूसरों को गाली देता है। अब इसको हम, ये पॉजिटिव में बात कर रहा है कि हमेशा गाली देता है। अब इसको निगेटिव में कैसे बदलेंगे? तो निगेटिव में बदलने के लिए नॉट नहीं लगाएंगे, हम ऑलवेज को नेबर में बदल देंगे, बस वो वाक्य निगेटिव हो जाएगा। अब योर सन ऑलवेज का क्या, हम नेवर हो जाएगा। योर सन नेवर एब्यूजेज अदर, बस इसको हम एक बार, योर सन मतलब तुम्हारा लड़का, नेवर मतलब कभी नहीं, एब्यूजेज मतलब गाली देता है, अदर मतलब अदर्स मतलब दूसरों को। अब ये हो गया तुम्हारा लड़का दूसरों को कभी गाली नहीं देता, और इसका अर्थ हुआ तुम्हारा लड़का हमेशा दूसरों को गाली देता है। अब ये पॉजिटिव में बात कर रहा था, ये निगेटिव में। तो अब देखिए कहीं कहीं नॉट नहीं लगता है, जब नॉट नहीं लगता है तब हम वहीं पे ऑलवेज, नेदर, ईदर आर, नीदर नार, सम वन, नो वन, इसी का तब प्रयोग करते हैं। अब हमने ये भी समझ लिया कि पॉजिटिव से निगेटिव कैसे बनता है। हमने ऑब्जेक्टिव सब्सटेंस एक बार पहले पढ़ लिया, लेकिन चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जिस वाक्य में दुआ दी जाए या दुआ दुआ की जाए या दुआ दी जाए, हम किसी को दुआ दें या तो किसी को दुआ ले, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, भगवान तुम्हें लंबी आयु दें, भगवान तुम्हें तुम्हारे जीवन में हमेशा सुखी रखें। तो हम किसी के लिए दुआ तो कर रहे हैं, किसी को हम दुआ दे रहे हैं ना, और या तो किसी से दुआ ली जाए, तो वैसे वाक्य को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहेंगे। जिसमें दुआ दी जाए या दुआ किया जाए किसी के बारे में, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, ये सब हम किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी के बारे में हम अच्छी कामना कर रहे हैं, कि भगवान से उनके बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ भगवान उनको दीर्घायु करना। तो जिन वाक्यों से ऐसा पता चले कि हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया, हमने सेंटेंस के टाइप पढ़ लिया है। अब अगला चैप्टर सबसे ज़रूरी चैप्टर है, पार्ट ऑफ स्पीच। ये सबसे ज़रूरी चैप्टर है, ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच। ये समझ गए तो आप पूरी ग्रामर समझ गए हम। तो आप लोग को जो समझ ना आया हो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका अगले वीडियो में जवाब दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब